रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? यस मैम। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है, लो वेट कर। गुड इवनिंग प्रीतम, गुड इवनिंग ऋषभ। ऋषभ अवर आउट है। गुड इवनिंग प्रीतम। हेलो प्रीतम, आवाज पाচ্ছো? देखो क्या दिया हुआ है। Messrs. Jyoti of Star Oils Limited has collected the following information for the preparation of cash flow statement for the year ended 31st of March 2001. Net profit दे दिया है, dividend paid, provision for income tax paid during the year, loss on sale of fixed asset, book value of assets sold, depreciation charged to the statement of profit and loss account, profit on sale of investment, carrying amount of investment sold, interest income received on investment, interest expense, interest paid, increase in working capital, purchase of fixed asset, investment in joint venture. Good evening Priyatama. Good evening ma'am. Investment in joint venture, expenditure on construction work in progress, proceeds from Colsin area, receipt of grant for capital projects, proceeds from long term borrowing. ठीक है, जिसको जहां पर प्रॉब्लम है बताना क्यों नहीं हुआ, हम पूछेंगे सबसे, तब पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग। हमें प्रिपेयर करना है और कौन से मेथड से करना है, ये वाला कौन से मेथड से इन लोगों ने कर रखा है, इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो, और स्ट्रक्चर वगैरह हम नहीं बना रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब लिख नहीं रहे ऊपर, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके कर लेते। चलो इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है बताओ? नेट प्रॉफिट। क्या लिखना पड़ता है बोलो? नेट प्रॉफिट, ये तो पता होगा, बताओ। बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर बताओ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 25,000। अच्छा, तो क्या 25,000 लिखना पड़ेगा या फिर इसमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? Provision for taxation ऐड। तुम लोग को याद है जब फर्स्ट डे मैंने लिखवाया था कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए प्रॉफिट, तो तुम लोगों ने, मैंने 3 चीज ऐड करने के लिए वहां पर कहा था। एक था देखो जनरल रिजर्व, अगर वो नोट है तो मेरे पास फिलहाल वो स्लाइड ओपन नहीं है। तुम लोग बताओ क्या क्या ऐड बोला था, कॉपी में देख के मुझे बताओ। टैक्स डिविडेंड रिजर्व।
टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व, ठीक है। तो वो प्रोपोज डिविडेंड था, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड ये सब हमें ऐड बैक करना था। अच्छा, तो 30,000। कितना होगा? 30,000। ये देखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर देखो बोला है कि नेट प्रॉफिट इतना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5,000 है, तो इसका मतलब प्रोविजन करने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। प्रोविजन करने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट कम हुआ है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जो नहीं कर पाए वो लोग बताओ मुझे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो नेट प्रॉफिट 25,000 था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर 25,000 प्लस लिखेंगे 5,000, तो कितना आ जाएगा? 30,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट। बोलो रोशनी। বলছি বিফোর ট্যাক্স তো 25,000ই লেখার কথা, প্রভিশনটা তো ট্যাক্স অ্যাড হতো। বিফোর ট্যাক্সটা 25,000 হবে না, যখন নেট প্রফিট বলছে তখন কিন্তু ওটা প্যাট বলছে। যখন নেট প্রফিট বলে তখন কিন্তু ওটা প্যাট বলে। আর যদি प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स আলাদা করে দেয়া থাকে, अगर अलग से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब वहां पर हमारा ऐड नहीं किया हुआ है, लेस किया हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको हम लोग को पैट मानना पड़ता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग को इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, तब हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। बुझले रोशनी? হ্যাঁ দিদি। अच्छा, अब देखो इसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फॉर। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा? प्रीति बोलो की क्या एडजस्टमेंट लिखता है? नॉर्मली की क्या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है? बोलो, হয় নিচে। ডিপ্রিসিয়েশন। रुको प्रीति को पूछ रहे। प्रीति আছে? হ্যাঁ আছে তো। प्रीति प्रीति আছে না নেই? हेलो, छोड़ो, बताओ। हाँ बोलो, जरा बोलছিলে। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये हम लोगों ने ले लिया। हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। देखो डिविडेंड पेड ये कहां पर जाना चाहिए, ये बताओ। डिविडेंड पेड कहां पर जाएगा? फाइनेंसिंग। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पेड है तो ये डायरेक्टली चला जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। और डिविडेंड पेड कितना है? 8535, 8535, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसको हम लोगों ने, ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स पेड। अच्छा, पेड मतलब कैश आउटफ्लो, पेड मतलब कैश आउटफ्लो, हम लोग तो कैश फ्लो बना रहे हैं। तो इतना अगर इनकम टैक्स पेड किए हैं तो ये कहाँ लिखना चाहिए? इनकम टैक्स पेड कौन से एक्टिविटी के अंडर आता है बताओ? ऑपरेटिंग, 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 लेकिन थोड़ा लास्ट में लिखना है हम लोग को। हाँ, तो इसको, इसके लिए जगह बचा के रखते हैं, मतलब जो फॉर्मेट है उस हिसाब से तो पीछे की तरफ आएगा ना। तो अगर यहाँ पर अभी लिख देंगे तो ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ कितना जगह छोड़ना है। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, 40 रुपीज का लॉस है, बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? लॉस, हाँ, लॉस हमारा कैश आउटफ्लो तो नहीं होता है, तो इसकी वजह से अगर हम लोग पीएल में चार्ज कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट को ही तो एडजस्ट करना है, इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको हमें क्या करना चाहिए? ये हमारा कौन सा आइटम है? नॉन, हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग नहीं है। लॉस, हम लोग क्या फिक्स्ड एसेट बेचने वाली कंपनी नहीं है।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये ऐड इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको लिखने के लिए तुम लोग पीएल में इसको डेबिट साइड में लिखे होगे, इस वजह से तुम लोग का प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो इसको ऐड करना है। और ये कौन सा आइटम है? ये है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऑपरेटिंग मतलब जिस चीज का बिजनेस करते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट सेल परचेज नहीं करते हैं, हमारा कुछ दूसरा ही काम है। यहाँ बोला नहीं है कि हम लोग फिक्स्ड एसेट सेल परचेज करने वाली कंपनी है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों ऐड होगा? बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग है। फिर से आज एक बार बता दे रहे हैं तुम लोग, फिर से ध्यान दो जिन लोग का नहीं हुआ। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 185, ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। हाँ, लेकिन ये तो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है जो एसेट बिका है उसका बुक वैल्यू है 185। लेकिन हम लोग को ये कौन सा रिकॉर्ड करना चाहिए? जो हमें कैश इनफ्लो मिला। बुक वैल्यू का मतलब जो एसेट बिका उसका प्राइस इतना था, लेकिन वो कितने में बिका वो हमें देखना पड़ेगा। ये तो 185 जो है उसका कॉस्ट है जब हम लोगों ने उसे सेल किया। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब बताओ ये डेप्रिसिएशन को क्या करे? बोलो, डेप्रिसिएशन को क्या करे? ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में। हाँ, इसको क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है और डेप्रिसिएशन पे करने के लिए हम लोगों ने किसी को कैश नहीं दिया है, लेकिन पीएल में चार्ज करने के लिए हमारा पीएल जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो हम लोग को पीएल में क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका क्या करें बताओ? प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेल करें। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज या सेल करना हमारा काम नहीं है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसीलिए प्रॉफिट में दिखाए है क्रेडिट साइड में पीएल में, इस वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। 100 रुपीज से हम लोग कम कर देंगे। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सेल करके हमें कितना रुपीज रिकवर हुआ है? 27,765, ये कैरिंग अमाउंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेच के हमें प्रॉफिट भी तो हुआ है, कितना? कैरिंग मतलब नेट, नेट इतना है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपीज का। तो बताओ कितने में सेल किया है इन्वेस्टमेंट? बताओ इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया है? 7,865। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट मतलब प्रॉफिट को छोड़ के सिर्फ कॉस्ट अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब, तो 27,765 प्लस 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 27,765 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 27,865 हो गया। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदा था उससे इंटरेस्ट मिला, बताओ ये कहाँ जाना चाहिए? पहले तो ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा, जाएगा कि नहीं बताओ? एग्री और नॉट? 2506 का जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पर तो आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है, ये यहाँ पर आएगा 2506। और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट में इसके पहले वाले क्लास में, ऑपरेटिंग में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ऑपरेटिंग में क्या होगा? यहाँ पर तो लेस होगा, सॉरी ऐड हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? लेस करना पड़ेगा, लेस होगा। इसका रीजन भी बताया था, फिर से एक बार बता देंगे। इसका रीजन ये है कि जब हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया तो हमारा कैश फ्लो हुआ और प्रॉफिट भी बढ़ा, ये ठीक था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया 2506, तो वो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम लोगों ने दिखाई, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना तुम लोगों को क्यों होता है। ओ, इसमें नहीं है स्लाइड में, अच्छा छोड़ो, हम ऐसे ही बता देते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर जैसे ही प्रॉफिट, इसमें क्या होता है? रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट मेथड होता है रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है और उसको पीएल में रिकॉर्ड किया, तो प्रॉफिट बढ़ गया और कैश का फ्लो भी हमारा बढ़ गया। तो दोनों अगर एक ही साइड है तो हमारा रिकॉन्सिलिएशन का तो जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसीलिए इसको यहाँ से माइनस करना है। और जैसे हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया प्रॉफिट से, मतलब ऑपरेटिंग इनकम से, तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया। अब रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों ने इसको प्रॉफिट से हटा दिया, वैसे ही हम लोग को फिर इसका इनकम इसके सही जगह पे दिखाना पड़ेगा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो इसीलिए एक तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा क्योंकि वो उसी एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है।
और दूसरा जो है यहाँ से लेस इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अच्छा, उसके बाद देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर और नीचे है इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। बताओ कौन सा हमारा यूजेबल डेटा है, कौन सा कहाँ यूज? ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ पर? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग में क्या करें? एक्सपेंस दिखाने के लिए ऐड होगा, क्योंकि एक्सपेंस दिखाने के लिए हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना नहीं चाहिए, इसीलिए वहां पर उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड 10,520, ये कहां पर दिखाना चाहिए? इंटरेस्ट हम लोग कब पे करते हैं बताओ? फाइनेंस लोन लोन लेने से पे करते हैं, तो बताओ कहां पर लिखे? फिर लोन लेने से तो पे करते हैं, सही बात है, लिखेगा फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में लिखेंगे ना इंटरेस्ट पेड कितना है? 10,520। तो ऐसे समझ के करना था हम लोग को तो हो जाता 10,520। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता था। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको कैसे समझना है? देखो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बताओ? ये भी मैंने बताया है क्लास में, और जो लोग एफएम करते हैं उन लोगों को तो पता ही है, सर के पास जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो उन लोगों को तो पता होगा वर्किंग कैपिटल, मैंने भी इस क्लास में 2-3 बार बता दिया है। बताओ वर्किंग कैपिटल मतलब? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करने के बाद अमाउंट मेरा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे आएगा? बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मेरा अमाउंट बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। इसका पॉजिटिव होने का चांसेस कब होगा? जब मेरा करेंट एसेट ज्यादा होगा या करेंट लायबिलिटी ज्यादा होगा? बताओ। पहले करेंट एसेट लिखना चाहिए फिर करेंट। पॉजिटिव। हाँ, ये ज्यादा होगा और ये एटलीस्ट उससे कम होगा, तभी तो मेरा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो करेंट एसेट 100 है, करेंट लायबिलिटी मेरा अगर 90 भी है तो भी मेरा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मेरा इंक्रीमेंट दिख रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट दिख रहा है। अब इंक्रीज वैसे नहीं बता रहे, इंक्रीज तो 2 साल को कंपेयर करके बताया होगा कि मेरा प्रीवियस ईयर से इस साल का करेंट एसेट वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? देखो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब यही तो हुआ ना कि मेरा करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का और एक नाम ही है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। देखो ऐसे करके हम लोग समझेंगे, वर्किंग कैपिटल बोल रहा है इंक्रीज, तो इसका मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। और ये इंक्रीज तभी होगा अगर मेरा करेंट एसेट ज्यादा है, करेंट एसेट ज्यादा है और करेंट लायबिलिटी उससे कम है, तभी ये मेरा ज्यादा दिखेगा, मतलब इंक्रीज मोड में दिखेगा। तो मुझे ये बताओ करेंट एसेट में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि डेटर एक करेंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एक करेंट एसेट होता है, स्टॉक एक करेंट एसेट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी कैश को नहीं लेना है, या एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बोला है, तो हम ये 3 मोड ले रहे हैं। बताओ मेरा डेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब कैश फ्लो में क्या है? कौन बताएगा? बोलो। मेरा डेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब कैश फ्लो में क्या है? मेरा पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव करते हैं हम लोग। जैसे ही मेरा डेटर बढ़ता है हम लोग उसको क्या दिखाते हैं? नेगेटिव दिखाते हैं कि नहीं? इंक्रीज इन डेटर बोल के माइनस में दिखाते हैं अमाउंट। अच्छा, मेरा बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुका हुआ है? बताओ। नहीं आ रहा है। मेरा बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है, लेकिन कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा पैसा मिलने का जो डेटा है वो सिर्फ लिखे ही जा रहे हैं। पहले लिखे 100 रुपया मिलेगा, फिर लिख रहा है फिर 20, फिर 30, ऐसे करके लिखे ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलेगा तो मेरा ड्यू भी तो कम होगा, वो नहीं हो रहा है। चलो, स्टॉक मेरा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? स्टॉक कैसे बढ़ सकता है? हम अगर स्टॉक परचेज करें तब। हाँ, तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो। तो देखो मैंने 3 एग्जांपल लिया और सारे के सारे केसेस में मेरा कैश करंट एसेट नेगेटिव आ रहा है, और करंट एसेट नेगेटिव बोल रहे, सॉरी, सारा केसेस में करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैसे भी
मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, या तो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है या तो मेरा कैश रुका हुआ है, जिसको हम लोग आउटफ्लो की तरह नेगेटिव ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर कैश आउटफ्लो है, इस बात को तुम लोग पॉइंट आउट कर लो कॉपी में कहीं पर भी स्टार लगा के, जो मैंने अभी समझाया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर कैश आउटफ्लो है तो ये हमारा कैश फ्लो में ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए, बताओ। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर मेरा कैश आउटफ्लो है तो मेरा वो क्या होना चाहिए वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो में क्या करेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों ने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन बताया कि इंक्रीज, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐड করতে হবে। आउटफ्लो हुआ है, अभी तो मैंने सिखाया कि मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, तो फिर ऐड करें या लेस करें, क्योंकि डेटर मेरा बड़ा है, लेस होगा ना, क्योंकि अभी तो मैंने 3 एग्जांपल लिया, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक, तीनों में मैंने तुम लोग को ये बताया कि तीनों में देखो किसी ना किसी हालत में मेरा कैश का जो है वो आउटफ्लो ही हो रहा है। अगर मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो तभी मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। तो आउटफ्लो में मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश आउटफ्लो होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस, और इनफ्लो होता है तो प्लस करना चाहिए, वही तो मेन चीज है ना। तुम लोग उसी तरह से यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। तो पहले तुम लोग इसका टोटल एक बार बता दो, तो 30 प्लस ये कितना हो रहा है, 57,434। 57,434, अच्छा 57,434। अब वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट लिखते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्टली दे दिया है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो कि माइनस करना पड़ेगा, अगर ये डिक्रीज लिखा हुआ रहता तो तुम लोग को ऐड करना पड़ता। 56081, ठीक है। अब बताओ कितना हो रहा है माइनस करने के बाद, 1353। 1353। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैश पॉजिटिव, हाँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, लेस यहां से क्या करना पड़ता है, टैक्स पेड। अब हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए कहीं पर भी क्या ये लैंग्वेज अवेलेबल है, टैक्स पेड बोल के अगर है तो उसी को यूज करना पड़ेगा, वही आउटफ्लो होगा, प्रोविजन वगैरह हमें देखना ही नहीं है। टैक्स पेड था कहीं पर, ये रहा 4248, यही मेरा कैश आउटफ्लो होगा 4248। तो बताओ कितना होगा आंसर, नेगेटिव में आएगा कुछ, 2895 नेगेटिव। 2895 नेगेटिव। इसको क्या लिखना पड़ेगा, कैश यूज्ड, नेगेटिव आएगा तो लिखेंगे यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो था उसमें मैंने क्या क्या लिखा, देखो उसमें मैंने लिखा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट लिखा है, और कुछ था, मैम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है, हाँ वो भी आएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नीचे वाला तो अभी लिखा ही नहीं, 14560 परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 14560 नेगेटिव होगा क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, परचेज किया हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने अपना पैसा लगाया है तो ये क्या होगा, ये भी तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। अब बताओ पैसा लगाया है तो नेगेटिव होना चाहिए, पैसा चला गया, इतना पैसा हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में लगाया। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहां पर जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस हालत में है, अभी तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी तक इतना खर्चा, इन्वेस्टिंग 34740, तो इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन नेगेटिव 34740। अच्छा, उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्सिनेरियर, कॉल्सिनेरियर शेयर का पार्ट होता है तो कहां पर जाएगा, कॉल्सिनेरियर तो शेयर का पार्ट होता है, कहां पर जाएगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। बताओ, अब तो तुम लोग को ये हैबिट होना चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्सिनेरियर, प्रोसीड्स फ्रॉम, हाँ कॉल्स। अब बताओ ऐड होगा कि लेस, ऐड होगा, ऐड होगा, पैसा मिला है ना, प्रोसीड्स हुआ है 2 रुपीज। अच्छा,
नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। बताओ ये कहाँ पर जाना चाहिए? ग्रांट मिला है हम लोग को, एक कैपिटल प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं जहाँ इन्वेस्टिंग না ফাইন্যান্সিং মানে তো টাকা জোগাড় করা, ফাইন্যান্সিং মানে তো টাকা জোগাড় করা। আমরা তো টাকা জোগাড় করছি না, আমরা একটা কাজ করেছি। দেখো এখানে বলেছে গ্রান্ট পেয়েছি মানে কি, ছাড় পেয়েছি, গভর্নমেন্টের থেকে আমরা ছাড় পেয়েছি। আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়েছি যেটা বানাবার জন্য সরকারের থেকে আমরা এত টাকা ছাড় পেয়েছি। তাহলে যে প্রজেক্টটা আমরা বানাচ্ছি ওটা তো আমার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি, মানে কি আমার টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা। আমি তো টাকা জোগাড় করছি না, এখানে আমি একটা কিছু প্রোডাকশন মানে কিছু একটা কনস্ট্রাকশন করছি যেটা আমি কিছুটা কম টাকা দিলেও আমার হবে, কারণ আমি এতটা গ্রান্ট পেয়েছি। তাহলে আমার ইনভেস্টিং रिसिप्ट ऑफ ग्रांट, ये पैसा जो मिला है ना, ये हम लोग बिजनेस में थोड़ी ना लगाएंगे। ये जो पैसा मिला है, हम लोग अगर बिजनेस के लिए पैसा फंडिंग करते हैं तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। यहाँ पर भी हमें ग्रांट मिला, लेकिन ये ग्रांट तो हम लोग बिजनेस में नहीं लगाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस वजह से मिला है ना। तो यहाँ पर 12 रुपीज, 12 नहीं है, ये सब लाख या करोड़ में होगा, मुझे देखा नहीं मैंने ऊपर किस में है, जो भी हो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ रुपीज इन लाख, तो 12 लाख का ग्रांट मिला है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये कहां पर जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा मिला है, बोरोइंग मतलब लोन, बताओ फाइनेंसिंग, हाँ अब फाइनेंसिंग होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,980। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी कहां जाएगा? ये भी यहीं पर आएगा, फाइनेंसिंग 2575। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं। ओपनिंग कैश, अच्छा बस हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन ठीक ही था, बस तुम लोग को पढ़ के समझना था कि क्या क्या कहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए। इसका बता दो कितना हो रहा है मैम? बाकी আছে এখন, হ্যাঁ বলো ম্যাম সেল অফ অ্যাসেট আসবে ওই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিতে। लिखी नहीं? না ম্যাম। नो मैम। अच्छा अच्छा, अभी तक लिखा नहीं है क्या? अच्छा कहाँ चला गया? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओ ये वाला बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, ये 185 दिया है और इस पे प्रॉफिट भी कमाया था, लॉस कमाया था 40, तो कितना हो जाएगा? ये बुक वैल्यू है और 40, हाँ बोलो 145। 145 करेक्ट, ये बुक वैल्यू है और 40 रुपीज लॉस में बेच दिया तो 145 होगा। देखो यहाँ पर लिख देते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो बुक वैल्यू 185 था और उसे हम लोगों ने लॉस में बेच दिया, कितना? 40 रुपीज, तो 145 होगा। अब ये सब टोटल करके मुझे बता दो कितना हो रहा है? 22,622। 22,622 नेगेटिव आ रहा है ना? अच्छा, नेगेटिव आने से लिखना पड़ेगा कैश यूज्ड, ठीक है, वहां स्पेस नहीं मिला मुझे। और इसका टोटल करके बता दो कितना हो रहा है? 27502। 27502 पॉजिटिव, और ओवरऑल कितना आ रहा है बताओ? 1985। पॉजिटिव 1985। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 5003। 5003 ऐड करने से 6988। 6988। हाँ 6988 आ गया, ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरह से होना चाहिए। अच्छा ये गया 8 नंबर। और कौन सा इसके बाद होमवर्क हमारा होना चाहिए? एक तो मैंने गलती से दोबारा दे दिया था, ये मैंने करवा दिया। कौन सा? কোনটা বললে মৌসুমী? 10 টা 10 হয়ে গেছিল ম্যাম। अच्छा तो 12 मैंने दिया था, 10 हो गया था 12।
अच्छा, ये क्या डायरेक्ट मेथड से करने के लिए कहा गया? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिस्टर जेन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। जेन का कैपिटल है, ये देखो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। ट्रेड पेएबल मिसेस जेन्स लोन, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक से भी लिया हुआ है और अपनी वाइफ से भी लिया है इन्होंने। लैंड, plant and machinery, inventories, trade receivable, cash. A machine costing 80,000, accumulated depreciation 24,000 was sold for 40,000. The provision for depreciation 2 lakh and ये एक मतलब previous year का 2 lakh और current year का 3,20,000. The net profit for the year ended was 3,60,000. तो हमें करना क्या है? जो इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है इससे क्या पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा? देखते हैं क्या बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। Cash flow from operating activity. Cash flow from operating activity. अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर टैक्स का तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, देखो टैक्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पर कुछ टैक्स बोला ही नहीं है, तो यही बिफोर टैक्स हो जाएगा। कितना दिया हुआ है देखो, 3,60,000, तो 3,60,000 लिख दिया मैंने। एडजस्टमेंट में बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, ये तो मशीन का बहुत कुछ बता रखा है, तो हम लोग मशीन अकाउंट बना लेते हैं तो पता चल जाएगा यहाँ पर मशीन अकाउंट का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, क्योंकि मशीन अकाउंट है तो डेप्रिसिएशन तो जाएगा ही। तो मशीन और प्रोविजन, अगर प्रोविजन एवरी स्टेटमेंट पर डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन ना हो तो और एक बार बोलो फिर, तुम नहीं समझ में आया। हर स्टेटमेंट पर डेप्रिसिएशन अवेलेबल, डेप्रिसिएशन ना हो तो डेप्रिसिएशन ना हो तो नहीं लिखेंगे। अगर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ना हो तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर कंपनी है फिक्स्ड एसेट यूज करेगी तो उसका डेप्रिसिएशन तो होगा ही। ये पूछ रहे हो ना? हाँ, डेप्रिसिएशन नॉर्मली मिलेगा ही तुम लोग को कैश फ्लो में, हर एक एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा देखो, मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, तो कॉस्ट 80,000 बोला है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, मतलब ये जो मशीन है 80,000 का, उस पे अब तक 24,000, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड मतलब जिस दिन परचेस हुआ था उस दिन से लेके अभी तक का डेप्रिसिएशन है 24,000, इसे बेचा गया है 40,000 में, ठीक है। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1/4/2010 का है, 2000 का है 2 लाख और एंड ईयर का है 3,20,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा लायबिलिटी होता है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना लायबिलिटी होता है। तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो बताओ कितना प्रोविजन किया है? 2 लाख और 3,20,000। तो यहाँ पर 2 लाख, क्योंकि प्रोविजन करना हमेशा लायबिलिटी होता है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3,20,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या लिखना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो जो मशीन बिका है उस पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन है? 24,000। तो मशीन सेल हो जाने से क्या एंट्री होना चाहिए ये बताओ। यहाँ पर मशीन हमारा कितना कितना है? मशीन है हमारा, ये देखो, ये प्लांट एंड मशीनरी 6,40,000। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोग को, देखो ये नेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं बताया है कि ये कॉस्ट वैल्यू है, यहाँ पर नहीं बताया ये कॉस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ से डेप्रिसिएशन हमारा लेस किया हुआ है 6,40,000 और 4,40,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से 6,40,000
+2 लाख। इसका रीजन हम बता रहे हैं, जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है, कभी अगर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को मशीन का कॉस्ट दिखाना चाहिए हमेशा, ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो। अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पोर्शन दिखे तो हमें मशीन को कॉस्ट में दिखाना चाहिए। ये नेट वैल्यू है कि मशीन यूज करने के बाद ईयर के हिसाब से इतना इतना उसका वैल्यू बचा है। लेकिन अगर मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इस मशीन को पूरा कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा। तो मेरा स्टार्टिंग ईयर में मशीन का वैल्यू 6,40,000 दिख रहा है और अभी तक हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग ईयर में दे रखा है, 2 लाख का दे रखा है। प्रोविजन मतलब ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअली जो मशीन पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है वो एक्चुअली कितने का है, 8,40,000 का है, ठीक है, 8,40,000। वैसे ही हम लोग क्लोजिंग वाला भी निकालेंगे। देखो क्लोजिंग में मशीन का वैल्यू बताया गया है 4,40,000। क्लोजिंग में मशीन का वैल्यू बताया गया है 4,40,000 और 4,40,000 में हम लोग को प्रोविजन का डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3,20,000। इसका रीजन बस ये होता है, देखो इसका रीजन हम बता देते हैं क्या होता है। सपोज एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है 100 रुपीज का, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने 10 रुपीज, ठीक है, बचा कितना 90। फिर मैंने 10% लगाया, सपोज WDV पे लगाया तो 9 रुपीज, तो कितना हुआ 81। अब इसको अगर सिर्फ मशीन अकाउंट में दिखाए तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे टू बैंक, पहले हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं 100 रुपए का, बाई डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 10 रुपीज का, बाई बैलेंस 90 रुपीज, ठीक है, ये होगा। अच्छा अब ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है, टू बैलेंस BD 90 बाई डेप्रिसिएशन ये हो गया 9 रुपीज, ठीक है, और बाई बैलेंस CD 81। ये मैंने 2 साल का दिखा है जो कि एक ही मशीन अकाउंट में दिखा है। अगर मुझे प्रोविजन फॉर मशीन के साथ इसी अकाउंट को ओपन करना है तो क्या करना चाहिए, देखो अगर प्रोविजन फॉर मशीन के साथ अगर मुझे बनाना चाहिए तो हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे। अगर हम लोग ये मेथड, ये एक मेथड है जहां पर एक ही जगह पे डेप्रिसिएशन और मशीन दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सभी को 12 में तो पढ़े ही हो ये वाला चीज, प्रोविजन फॉर, आज के क्लास में क्या होता है पता नहीं, सभी कोई आउट हो जाते हैं। अच्छा देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, तो हम लोग मशीन का कॉस्ट दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, कॉस्ट दिखाना है तो 100 रुपीज, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू मशीन, सुनो नॉर्मल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू मशीन, लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बट मशीन पे नहीं करना है क्योंकि मशीन को मुझे कॉस्ट में दिखाना है। तो मुझे बताओ मुझे डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना चाहिए, तो मुझे एक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का 90, फर्स्ट ईयर का 90, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD 90 रुपीज, क्लोज, ठीक है। इसको फिर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस BD, कितना हो गया 90। फिर नेक्स्ट ईयर का कितना डिप्रिसिएशन है 81, तो हम क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 81 लिखेंगे। तो मेरा टू बैलेंस CD टोटल कितना आएगा बताओगे, 1 और 8 और 9 कितना होता है ऐड करने से, 81 प्लस 90 कितना होता है ऐड करने से 171, ठीक है, ये मेरा हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरा मशीन इतना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, मेरा मशीन 100 रुपीज का है, और देखो मेरा यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली तो 100 रुपीज का है नहीं, मेरा डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है टोटल 171। 100 से तुम लोग अगर माइनस करोगे, ये 171 नहीं होना चाहिए, 90 और 81 कितना होगा, ओ ये 9 रुपीज है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, सॉरी मैंने 81 क्यों लिख दिया, तुम लोग भी नहीं बता, 9 है तो ये 99 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मशीन कितने का था 100 रुपीज का था, बस मैंने 100 ही रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने डेप्रिसिएशन को अलग जगह दिखाया, और मैंने जब से लास्ट अकाउंट चेक किया तो टोटल 99 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है इस 100 रुपीज वाले मशीन पे। तो बताओ इस मशीन का वैल्यू आज के डेट पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99, बिकॉज टोटल तो इतना डेप्रिसिएशन लगा है, तो 100 माइनस 99 करो कितना आता है 1 आ गया। अरे क्या गलत लिखा, रुको एक मिनट, क्या गलत लिख दिया, ये बैलेंस लिख दिया हर जगह, तुम लोग तो बता नहीं रहे। डेप्रिसिएशन कितना था पहले 10, उसके बाद ये 10 होगा ना, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19,
2 बार मैंने गलत लिखा, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। चलो 90, 100 माइनस 19 बताओ कितना आता है? 81। देखो भाई मेरे 81 मशीन का वैल्यू 81 ही दिखेगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है शो करने का, ये एक प्रोसेस है। अगर कंपनी बोलेगी हम प्रोविजन के साथ मेंटेन करेंगे तो कंपनी को 2 अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर कंपनी बोलेगी हम एक ही जगह पे मेंटेन करेंगे तो तुम लोग को ये प्रोविजन वाला लैंग्वेज मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाया जा रहा है तो तुम लोग को ये दिमाग में रखना है कि जो मशीन अकाउंट है वो कॉस्ट में दिखेगा और सारा डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 2 साल का यहाँ पर मशीन का बैलेंस जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है पता है? तो हमें डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद दिया हुआ है, जैसे पहले साल का 90, दूसरे साल का 81, ये देखो 90 और 81 ऐसे दिया हुआ है 2 साल का मशीन का वैल्यू। तो अगर मुझे इसको कॉस्ट में दिखाना है तो फर्स्ट ईयर कितना चार्ज हुआ था? डेप्रिसिएशन 10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 90 में 10 ऐड करके 100 दिखाना पड़ेगा, और ये 81 में 9 ऐड करके कितना दिखाना पड़ेगा? 90 दिखाना पड़ेगा ना। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे मशीन को कॉस्ट में दिखाना है। तो मेरा कॉस्ट जो है वो कैसा है? मेरा कॉस्ट कुछ ऐसा है, फर्स्ट ईयर मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है? फर्स्ट ईयर मेरा कॉस्ट हो रहा है 100, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है? 90। तो ये देखो 100 और 90 आ गया। कैसे पता चला? देखो मेरा बैलेंस शीट में मुझे ऐसे दिया हुआ है 90 और 81, जो कि मेरा बैलेंस डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन था? 10, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10, तो 10 ऐड कर दो। और सेकंड ईयर का कितना डेप्रिसिएशन था? 9, तो मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे कॉस्ट पता चल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड बैक किया है। तो अगर मेरा कॉस्ट बताया हुआ होगा क्वेश्चन में तो ऐड बैक का जरूरत नहीं है, अगर नहीं बताया हुआ है तो ऐड बैक करना पड़ेगा। और ये मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब देखो, अब बताओ कि मशीन जो 80,000 का है जिसपे 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा, वो हम लोगों ने 40,000 में बेच दिया है। तो बताओ बेचने से पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। मशीन अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। कितना पैसा मिला है? 40,000। कितना पैसा मिला है? 40,000 मिला है। अच्छा, उसके बाद देखो 40,000 मिला है, उसके बाद क्या बोला है कि इसका प्रॉफिट कितना है ये बताओ। क्योंकि मशीन का कॉस्ट था 80,000, उस पे डेप्रिसिएशन टोटल 24,000 का था। तो 80,000 का मशीन पे अगर ओवरऑल पूरे जितने साल ये यूज हुआ उस पे 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो मुझे बताओ जब बेचने गए तब उसका वैल्यू कितना आया? 56,000। जब बेचने गए उसका वैल्यू कितना आया? 56,000। लेकिन हम लोग बेचे कितना में? 40,000 में। तो बताओ लॉस कितना हुआ? 16,000। 16,000। तो 16,000 मेरा लॉस हो गया। तो ये चीज मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा मशीन अकाउंट में। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देख, पहले मैंने लिख दिया बाय कैश। अच्छा, बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय पीएल, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना आया? 16,000 आया, ठीक है। लॉस ऑन सेल 16,000। और जो मशीन हम लोग बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो मशीन बिक जाता है ऑन दैट मोमेंट उसका जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है वो लिखना पड़ेगा 24,000, ठीक है। 24,000 इस पे ओवरऑल डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। तो 40,000, 16 और 24, और इधर ये हमारा टोटल करके कितना आ रहा है? 4,40,000 और 3,20,000, 7,60,000। अच्छा बताओ, अब तो और तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40,000, 16,000, 24,000 प्लस 7,60,000, तो ये हो गया 8,40,000। और इधर भी 8,40,000, कोई बैलेंस नहीं आया। 8,40,000, ठीक है। 8,40,000 हो गया। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या लिखना है? जो मशीन बिक गया उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से खाली कर देंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के 24,000 का डेप्रिसिएशन 24,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा। एक्यूमुलेट मतलब क्या? टोटल डेप्रिसिएशन। लेकिन जो मशीन बिक गया उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। उसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, तो अब कितना हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा? बाय पीएल बोल के दिखाओ कितना हो रहा है। 3,20,000 प्लस 24,000 कितना होगा? 3,44,000 माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा? 1,40,000। हाँ,
ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये इतना डेप्रिसिएशन में चला जाएगा 1,44,000। चलो अब लिख लेते हैं हम एडजस्टमेंट में, सबसे पहले लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 1,44,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कितना हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 16,000, ये ऐड हो जाना चाहिए, अभी निकाला था ना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 16,000, ये ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा उसके बाद और तो कुछ नहीं है, अब इन दोनों को टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 1,60,000। 1,60,000। अच्छा 1,60,000 और इसमें बताओ एडजस्ट करने के बाद कितना हो जाएगा? ऐड करने के बाद 5,20,000, 5,20,000। हाँ ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ तो ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं। चलो पहले ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज या डिक्रीज? 2,40,000 से 4,00,000 हो गया, बताओ। इंक्रीज 2,40,000 से 4,00,000। हाँ तो कितना इंक्रीज है बताओ? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हुआ है बताओ? 1,60,000। 1,60,000। अब ये ऐड होगा कि लेस होगा? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है, लेस होगा, करेक्ट। अच्छा उसके बाद इंक्रीज इन, अच्छा इन्वेंट्रीज मेरा कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक कैसे कम हो सकता है? 80,000 हम लोगों ने सेल कर दिया होगा। स्टॉक कैसे कम हो सकता है? हम लोगों ने सेल कर दिया होगा तो पैसा आया है, इसका मतलब तो कैश इनफ्लो में लिखेंगे। अच्छा उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ये हो गया, इसका तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग ये भी नहीं होगा, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। अच्छा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हुआ है, तो बताओ ट्रेड पेबल इंक्रीज का मतलब हम लोगों ने पे नहीं किया है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसका मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। कितना हो रहा है? 32,000। बस अब इसका एडजस्टमेंट बताओ कितना हो रहा है ओवरऑल? मैम 5,20,000 का ऐड करेंगे? ऐड करना पड़ेगा। 5,20,000 5,68,000 ये माइनस होगा। 1,60,000 माइनस क्यों ये वाला? 5,20,000 हाँ 4,72,000 आएगा। कहीं तो गलत हुआ होगा, देखो ये 5,20,000 माइनस 1,60,000 प्लस 80 प्लस 32 4,72,000 आएगा। देखो 4,72,000 नेट कैश generated from operating activity। अच्छा इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा इन्वेस्टिंग में देखो हम लोगों ने सेल किया है मशीन, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सेल ऑफ मशीन कितने में सेल किया? 40,000 शायद 40,000। हाँ 40,000। और एक लैंड का भी था एडजस्टमेंट, देखना पड़ेगा। यहाँ पर लैंड 6 लाख से 8,80,000 हो गया, तो ये क्या हुआ है? बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? क्योंकि एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं बताया। लैंड कैसे बढ़ सकता है बताओ? 3 ले हाँ परचेज करने से, तो लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड। तो परचेज करेंगे तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा ना, तो 2,80,000 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस देख लो बस। और तो कोई इन्वेस्टमेंट वाला एक्टिविटी है ही नहीं, तो 2,40,000 नेगेटिव 2,40,000। और इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा? देखो फाइनेंसिंग में आ जाएगा ये वाला, लोन लिया है कितने का? 2 लाख का। लोन रीपे हो गया है, देखो 2,000
ये 0 2000 ही मान लो, इसे 2001 2000 में अगर 2 लाख का लोन था, उसके बाद अगर लोन कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोगों ने लोन रीपे कर दिया है, तो रीपेमेंट ऑफ मिसेस जेन्स लोन ये हो जाएगा 2 लाख। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपेमेंट किया है 2 लाख, ये नेगेटिव में होगा क्योंकि पेमेंट करने से तो पैसा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लोन फ्रॉम बैंक, तो 3,20,000 था, फिर से 4 लाख हो गया, लोन का अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब हम लोगों ने और भी लोन लिया है, कितना 80,000, तो लोन टेकन 80,000, लोन टेकन फ्रॉम बैंक लिख सकते हो 80,000, तो पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर देखो तो ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर अगर देखो ये कैपिटल 10 लाख से 12,24,000 हुआ, ये तो कोई कंपनी नहीं है, तो पहले कैपिटल था 10 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट बता रखा है, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना है 3,60,000, तो कैपिटल कितना दिखना चाहिए था 13,60,000, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कैपिटल कितना दिख रहा है 12,24,000। तो बताओ, एक इंडिविजुअल है मिस्टर जेन, इनका कैपिटल कम हुआ है, क्यों कम होगा बताओ। फाइनल अकाउंट जब 10 में ड्राइंग्स, जब हम लोग फाइनल अकाउंट तुम लोग 11 में करते थे, तब तुम लोग क्या लिखते थे, पर्सनली अगर कैपिटल कम हो रहा है तो वो ड्राइंग्स होता है ना, 10 लाख का था, यहाँ वैसे तो दिख रहा है कैपिटल बढ़ा है 10 लाख से 12,24,000, लेकिन प्रॉफिट ऐड होने की वजह से तो हमारा कैपिटल कुछ ज्यादा ही दिखना चाहिए था, लेकिन उससे कम दिख रहा है, तो जो बैलेंस आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 1,36,000। अरे यहाँ पर तो लिख रही है, यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग्स 1,36,000, तो ड्राइंग्स करने से तो पैसा कम होगा, तो लेस करना पड़ेगा, और इसका ओवरऑल कितना हो रहा है 1,36,000, 2 लाख और 80,000, 2,56,000 नेगेटिव, और ये ओवरऑल देख लो कितना हो रहा है 2,56,000, 2,40,000 और 4,72,000, तो ये आ रहा है 24,000 नेगेटिव आ रहा है, 24,000 नेगेटिव आ रहा है, और इसमें हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 80,000, तो नेगेटिव 24, हाँ नेगेटिव 24,000 और उसमें 80,000 ऐड करो तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव 56,000 आएगा, है ना, पॉजिटिव 56,000 आएगा, जो कि हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो तुम लोग प्लीज इसको लिख लो यहाँ पर, और हम नहीं लिख रहे, पीछे ये हो गया, देखो यहाँ वर्किंग नोट आ गया, तो तुम लोग इसमें 80,000 लिखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर 56,000 आएगा, उससे लिखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम सभी से पूछ रहे हैं, ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना, यहाँ पर जो एमसीक्यू है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन बताएगा, बोलो। व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी, अगर हम लोग डेब्ट मतलब डिवेंचर को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। देखो, शुड बी सोन एज फाइनेंसिंग, शुड बी सोन एज इन्वेस्टिंग, शुड नॉट बी सोन एज इट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बताओ। फाइनेंसिंग, सी करेक्ट, फाइनेंस नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग डिवेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, पैसे का लेन देन क्या हो गया है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। लाइक जैसे मान लो हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, उसके बदले जिससे खरीद रहे हैं उनको शेयर दे रहे हैं, तो पैसे का लेन देन नहीं हुआ, पैसे का लेन देन होगा सिर्फ तभी और तभी कैश फ्लो में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, which of the following would be considered a cash flow item from an investing activity, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सा है, यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे अप्लाई होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज करना, या फिर किसी के और बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर खरीदना, किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदना, कोई और इन्वेस्टमेंट खरीदना, बॉन्ड खरीदना, या फिर अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदना, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब तुम लोग बताओ। बी होगा। B। अच्छा अच्छा, सब कोई बोल रहे हो बी होगा। देख लेते बी में क्या है, कैश आउटफ्लो टू परचेस बॉन्ड इशूड बाय अनदर कंपनी। हाँ सही। ये देखो ये तो नहीं होगा, कैश आउटफ्लो टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस। बताओ गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ये कौन सा एक्टिविटी? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, करेक्ट। और अगर हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना जो एक्टिविटी होगा उससे रिलेटेड सारा एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा थर्ड बताओ, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, all of the following would be included in company's operating activity except। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारा आएगा, सिर्फ कौन सा छोड़ के? इनकम टैक्स पेमेंट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और कैश पेमेंट टू सप्लायर, डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट ये नहीं आएगा। हाँ ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आता है बताओ? डिविडेंड पेमेंट कहाँ पर आता है? डिविडेंड किसको पे किया जाता है? नो इन्वेस्टिंग क्यों? डिविडेंड पे कर रहा है। फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव करने से बताओ, अगर ये पेमेंट की जगह रिसीव होता फॉर एग्जांपल, तो अगर ये पेमेंट की जगह रिसीव होता तब आंसर क्या होता? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, करेक्ट। तब थोड़ी ना हमारा फाइनेंसिंग होता। तुम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तब तुम लोग को डिविडेंड मिलेगा, तो तुम लोग को जब डिविडेंड मिल रहा है तो वो तुम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे हुआ? तुम लोगों ने किसी के बिजनेस में पैसा लगा के शेयर होल्डिंग किया था और तुम लोग को उससे डिविडेंड मिला, ये तो तुम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन तुम लोग ऐसे कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो तो फिर वो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि शेयर रेज करना, इशू करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो डिविडेंड देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा फोर्थ नंबर, हरि उत्तम ए स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, ये लोग स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, रिसीव्ड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाउ विल यू क्लासिफाई दिस अमाउंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फर्म? हमें ये पता करना है कि 1,50,000 हमारा कौन सा एक्टिविटी है, ये किस चीज का पैसा है? एक फाइनेंसिंग। अच्छा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है 1,50,000 किसको मिला है? एक ब्रोकर कंपनी को, नाम दे दिया है, नाम है हरि उत्तम, एक ब्रोकर कंपनी है, उनको 1.5 लाख मिला है। तो ब्रोकर कंपनी का काम क्या है बताओ? जो भी ब्रोकर कंपनी होती है उनका काम क्या है? तुम लोग जो लोग शेयर मार्केट पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ते हो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि ब्रोकर कंपनी का काम क्या होता है। इसके पहले मैंने जो एक चैप्टर करवाया था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, जिन लोग के सिलेबस में है, सबका नहीं है, जिन लोग के सिलेबस में है, तब मैंने ब्रोकर कंपनी का काम बताया था। अंडरराइटर्स ही तो होते हैं ब्रोकर कंपनी। देखो ब्रोकर कंपनी जो है उनको 1,50,000 मिला है, उन लोग, उनका काम ही है लोगों को शेयर बिकवाना, जैसे एक प्लेटफॉर्म। अंडरराइटर्स का भी मैंने स्टोरी तुम लोग को कैश फ्लो में भी बता रखा है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुम लोग को रेंट में घर चाहिए, तुम लोग डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते, तुम लोग को ब्रोकर के थ्रू ही मालिक के पास पहुंचना पड़ेगा, मतलब जो लैंडलॉर्ड है उनके पास जाना पड़ेगा और रेंट में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग को उस ब्रोकर को भी उसका ब्रोकरेज देना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर शेयर खरीदना है तो ब्रोकर कंपनी के थ्रू से खरीदना है, तो इनको 1,50,000 प्रीमियम मिला, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ब्रोकरेज लेना ये तो इनका बिजनेस है, इसीलिए ये कंपनी एस्टैब्लिश हुआ है। फिफ्थ नंबर, एज पर AS3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश रिसीव्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड शुड बी क्लासिफाइड एज। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ध्यान से देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती है। इसने क्या किया है, इसने ABC लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्ड किया होगा जिसको बेच के पैसा मिला है, तो वो इन लोगों का कौन सा? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग। करेक्ट, इन्वेस्टिंग होगा। फाइनेंसिंग क्यों होगा? ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे कंपनी ABC, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, फॉर एग्जांपल ये XYZ लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने ABC कंपनी में शेयर होल्ड कर रखा था, इसने ABC कंपनी में शेयर होल्ड कर रखा था इसने ABC कंपनी में शेयर होल्ड कर रखा था, बेच दिया,
तो फिर इन्वेस्ट कर रखा था, दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रखा था, इसने अपने लिए थोड़ी ना शेयर इशू किया है, शेयर इशू करने से फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। अच्छा 6th नंबर बताओ, which of the following activities generally be regarded as a financing activity in preparing a cash flow? इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, proceeds from the sale of shares of other companies, loan made by the financial enterprise to other business entity. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड पे करना, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? बताओ, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी? हाँ। अच्छा सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, किसी और कंपनी का शेयर होल्ड कर रखे थे, उसको बेच के पैसा मिला, ये कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी तो इसी पे हम लोगों ने दिखाया था एबीसी और XYZ लिमिटेड, जो मैंने एग्जांपल लिया। लोन मेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज, मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब बैंक, बैंक का काम ही है लोन देना। लोन मेड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज टू अदर बिजनेस एंटिटी, अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज लोन दे रही है किसी और बिजनेस एंटिटी को, तो वो उनका क्या एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग, करेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसलिए आंसर हमारा ए होगा, 6 का ए। अच्छा 7th नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट। अच्छा सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? तो कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, क्या फिक्स्ड एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? हाँ तो सी होगा आंसर, 7 का सी होगा आंसर, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा कमाया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ये कौन सा एक्टिविटी है? बताओ, इन्वेस्टिंग तो है नहीं, लेकिन है कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, करेक्ट। अच्छा 8th नंबर पे क्या बोला है? कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड विल बी डिस्क्लोज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज, मतलब हम लोगों ने किसी से पैसा बोरो किया था, अब वो हम लोग रीपे कर दिए, मतलब लोन लिए थे, लोन वापस मतलब पेमेंट कर दिए, रीपेमेंट कर दिए, तो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, करेक्ट। इन्वेस्टिंग क्या नाम? ইনভেস্টিং তো হচ্ছে না, বড় করেছে না, মানে লোন, তো लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो लोन रीपे करना भी फाइनेंसिंग होना चाहिए, इन्वेस्टिंग तो नहीं होगा। 9th, in the cash flow statement cash and cash equivalent includes, cash and cash equivalent में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? बताओ, ये मैंने स्पेसिफिकली तुम लोग को लिखवाया था। बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? बताओ। हाँ मैम होता है, होगा। अच्छा बी, पॉइंट बी में बोला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बी भी होगा, क्योंकि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब मार्केट के वैल्यू के वजह से चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हमारा सिक्योरिटीज जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ये भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। अगर तुम लोग को याद है तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने लिखवाया था, या फिर मैंने तुम लोग को दिखाया था, शायद लिखवाया भी था। तो बताओ आंसर क्या होगा? सी। बोथ। हाँ बोथ मतलब सी। अच्छा 10th, while preparing cash flow statement using the indirect method as required under AS3, which of the following will be deducted from the net profit to arrive at the cash flow from operating activity? net profit से हम लोग क्या माइनस करते हैं ताकि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाए? बताओ, इंटरेस्ट इनकम माइनस करते हैं, गेन ऑन सेल। हाँ बोलो रश्मि, की बोल रहे हो? बी बोल लेना, सी बोल ले, पूछते वाला सी হবে, सी हो, हाँ सी होगा। देखो हम लोग इंटरेस्ट इनकम भी लेस करते हैं, क्यों लेस करते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हमारा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो ये और ये दोनों ही हम लोग लेस करते हैं, तो बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन सी होना चाहिए। आज ही तो भी थोड़ी देर पहले किया था, शायद गेन की जगह लॉस था उसमें। अच्छा लास्ट देखो 11th नंबर, लास्ट एमसीक्यू है यहाँ पर। XYZ कंपनी लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इस बात पे ध्यान दो, एंड हैज गिवन लोन एंड एडवांसेस टू इट्स सब्सिडियरी एंड अर्न्ड इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख। सब्सिडियरी कंपनी को इन लोगों ने लोन दिया है और 5 लाख इंटरेस्ट मिला है। लोन देने से इंटरेस्ट मिलता है, ऑपरेटिंग होता है,
अच्छा, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इंटरेस्ट अर्न बाय XYZ को जो इंटरेस्ट से अर्निंग हुआ वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसका काम ही है लोन देना, ठीक है, वो लोन देना उसका काम है, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, ये कौन सा एक्टिविटी होगा, फिर से वही चीज पूछते हैं, देखो तुम लोग बता पाते हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है, बताओ। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट परचेज की हो, जैसे शेयर कर सकते हो, बॉन्ड कर सकते हो, डिवेंचर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें तुम लोग को ब्रोकरेज देना पड़ा, ये कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ना, शेयर खरीदना तो इन्वेस्टिंग होता है, बॉन्ड खरीदना या फिर कुछ भी खरीदो, इन्वेस्टमेंट पर्पस पे जो भी खरीद रहे हो तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। अंडरराइटर कमीशन पेड, ये तो शेयर खरीदने से ही देना पड़ेगा अंडरराइटर को। फाइनेंस नहीं, इन्वेस्टिंग होगा। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अच्छा अंडरराइटर्स को नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन पेड मतलब हम एज ए कंपनी हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन कौन पे कर सकेगा? नॉर्मल इंसान अंडर राइटिंग कमीशन पे नहीं कर सकता है, अंडर राइटर्स को तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन देना पड़ता है, तो अंडर राइटर को कंपनी कमीशन देती है, हम लोग तो डायरेक्ट अंडर राइटर के थ्रू काम नहीं करते, इनके अंदर सब ब्रोकर फिर और भी सब ब्रोकर जो रहते हैं उनके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अंडर राइटर को कमीशन तो कंपनी पे करती है, क्योंकि कंपनी के साथ इन लोग का ट्रांजैक्शन होता है, और इनके अंडर जो छोटे छोटे ब्रोकर होते हैं जो कि सब ब्रोकर और भी छोटे, मतलब देखो सबसे ऊपर रहता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करता है अंडर राइटर को, ठीक है, और अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ ब्रोकर को, ठीक है, जो कि मेन ब्रोकर होते हैं, जैसे ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3 कंपनी। अब ये ब्रोकर जो है ये सब ब्रोकर कंपनी में डिवाइड हो जाती है, और हम लोग ये सब ब्रोकरिंग के थ्रू से खरीदते हैं, ठीक है, सब ब्रोकर के थ्रू से खरीदते हैं, अंडर राइटर से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो तो कंपनी लोग करता है। तो अगर अंडर राइटिंग कमीशन पे हो रहा है तो ये कंपनी कर रही है, तो कंपनी अंडर राइटिंग कमीशन क्यों पे करेगी? अंडर राइटिंग कमीशन इसीलिए पे करेगी क्योंकि वो अपना शेयर बिकवा रही है अंडर राइटर के थ्रू से, इसीलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट, बताओ ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट हुआ है, ट्रेड कर रहे थे कमीशन मिला है, जो तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, ट्रेड तो हमारा ऑपरेटिंग है, ट्रेडिंग है तो ऑपरेटिंग होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा मिला, ये तो पता ही चल रहा है कौन सा, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ गुडविल खरीद रहे हो, बताओ, इन्वेस्टिंग। हाँ, जब भी कंफ्यूजन अगर किसी को हो ना तो तुम लोग ऐसे सोचना, गुडविल खरीद रहे हैं तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, गुडविल खरीदना बेचना तो हमारा काम नहीं है, तो ऑपरेटिंग नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग है क्या, इससे हमारा फिक्स्ड एसेट रेज होगा क्या? हाँ होगा, फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट गुडविल होता है, हाँ होगा, तो फिर ये इन्वेस्टिंग हो सकता है। और फाइनेंसिंग होगा कि नहीं, एक बार फिर से सोच लो, फाइनेंसिंग होगा कि इससे मुझे कोई पैसा मिलेगा मेरे बिजनेस में लगाने के लिए? नहीं मिलेगा, तो फिर ये मेरा फाइनेंसिंग नहीं है, तो इन्वेस्टिंग होगा। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो तीनों पे अप्लाई करके सोचो तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बताओ, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम कर रहे हैं, मतलब उन लोग को कैंसिल कर रहे हैं, उन लोग को रीपे करके कैंसिल कर रहे हैं, फाइनेंसिंग। हाँ, क्योंकि शेयर इशू करना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो प्रेफरेंस शेयर को इशू किया था तभी तो रिडीम कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंसिंग। रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव कर रहे हो ऐसे एक प्रॉपर्टी से जो तुम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस पे खरीदे थे, अब उसको रेंट पे दे दी, उससे रेंट इनकम, इन्वेस्टिंग, करेक्ट, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी खरीदा ही था हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब पैसा ज्यादा था, क्या खरीदे, कोई लैंड खरीदता है वैकेंट, कोई बिल्डिंग खरीदता है, कोई फ्लैट खरीदता है, वैसे ही कोई प्रॉपर्टी खरीदा था उसको रेंट में दे दिया, तो ये इनकम हमारा ऑपरेटिंग तो नहीं होगा, क्योंकि रेंट देना हमारा काम है नहीं, इससे हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन ये मेरा फाइनेंसिंग पार्ट नहीं है, इससे मेरे बिजनेस का पैसा नहीं रेज हो रहा है, ये मेरा साइड इनकम जैसा हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, बताओ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बोरो करना तो लोन लेना होता है, लोन लेने से बिजनेस में पैसा रेज होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, बताओ क्या होगा? मार्केटेबल, फाइनेंसिंग,
नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट तुम लोगों ने देखा होगा, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो पॉइंट था उसमें तुम लोगों ने क्या देखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब उसमें क्या क्या आता है, देखो बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश आर जस्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। मैंने पॉइंट बताया, अब तुम लोग बताओ कि ये क्या होना चाहिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यहाँ पर पॉइंट तो देखो क्या क्या बोला है। मार्केटेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑप्शन दिया हुआ है डी में, बट ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा? कैश इक्विवेलेंट होने के लिए रिस्क इन्वॉल्व होने से नहीं चलेगा। ये जो पॉइंट यहाँ डाल दिया ना, हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, अगर रिस्क है वैल्यू चेंज होने का तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है, ठीक है। अगर ये रिस्क वाला बात यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ इतना सा पोर्शन दिया हुआ रहता, तो हम लोग इसको बोलते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। रिस्क नॉन कैश না, এটা কোনোটাতেই আসবে না, নন ক্যাশ না, এটা আসবেই না আমাদের ক্যাশ ফ্লোতে। এটা ये वाला देखो, ऑपरेटिंग भी नहीं होगा, फाइनेंसिंग भी नहीं होगा, इन्वेस्टिंग भी नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ये रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, इसमें तुम लोग लिख सकते हो नॉट कैश इक्विवेलेंट। ये नॉर्मली कैश इक्विवेलेंट होता है, नॉट कैश इक्विवेलेंट एज हैविंग रिस्क, क्योंकि रिस्क है इसीलिए कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अदरवाइज ये पॉइंट तो कैश इक्विवेलेंट का ही होता है, लेकिन रिस्क है इसीलिए कैश इक्विवेलेंट में नहीं लिख सकते हो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, बताओ इनकम टैक्स पे किया था, शायद एक्स्ट्रा पे कर दिया था, ऑपरेटिंग रिफंड मिल गया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। मैम रिफंड ना हो तो, रिफंड अगर ना हो, अगर सिर्फ इनकम टैक्स तो रिसीव नहीं कर सकते, तब हमारा क्या होगा, इनकम टैक्स पेड होगा। रिफंड मतलब क्या, टैक्स जब हम लोग पे करते हैं, अगर हम लोग एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो गवर्नमेंट हम लोग को बाद में कैलकुलेशन करके जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड कर देता है, क्योंकि टैक्स को एडवांस देते हैं हम लोग। सपोज मैंने 100 रुपीज का टैक्स भरा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरा टैक्स 80 का हुआ, तो मेरा जो 20 एक्स्ट्रा है वो गवर्नमेंट मुझे रिफंड कर देगी। तो टैक्स पे करना अगर मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसके प्रॉफिट के हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर टैक्स पे करना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर मैंने बेसिक पे किया है तो उसका रिफंड जब मिल रहा है वो भी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। हम लोग कैसे AS3 से ये कैश फ्लो बना सकते हैं, तो तुम लोग पहले बताओ ये कहाँ लिखना चाहिए। 10% डिवेंचर इशू किया है हम लोगों ने, देखो ओपनिंग में 1,10,000 था, उसके बाद 77,000 हुआ, तो डिवेंचर हम लोगों ने जो इशू किया था उसका रेट बता रहा है 10%, और डिवेंचर का सिचुएशन क्या है, पहले 1,10,000 था, अभी 77,000 हो गया। इसका मतलब बता सकते हो, पहले 1,10,000 था, अब 77,000 हो गया। हाँ, डिवेंचर रिडीम हुआ है, मतलब डिवेंचर तो लोन होता है, मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो लोन रीपे कर दिया होगा। कितना रीपे किया होगा बताओ, 1,10,000 था, अब कम होके 77,000 हो गया, कितना रीपे कर दिया, 33,000, ठीक है। अच्छा, जब रीपे करेंगे, अब यहाँ पर बोला है डिवेंचर वेयर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर डिवेंचर रिडीम होगा तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब अगर 100 रुपए हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो 105 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 33,000 पे 5% अगर और भी पे करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, 34,650। हाँ, 34,650। अब बताओ ये कहां पर जाएगा, ये टोटल 34,650 ये कहां जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा अमाउंट कौन से एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और यहाँ पर इसके आगे देखते हैं क्या है, प्रीमियम वाज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अच्छा, प्रीमियम मतलब 1650 ये हम लोगों ने PL में चार्ज कर दिया है। मुझे ये बताओ
पीएल में चार्ज अगर हम लोगों ने, ये पीएल है, सपोज टी शेप में ये पीएल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो प्रॉफिट मुझे अगर प्रीमियम पे करना पड़ा, इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ है या ज्यादा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ या मतलब एक्सपेंस है या इनकम है, ये बता। एक्सपेंस एक्सपेंस है, फ्री एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में लिखा होगा 1650, तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मुझे ये बताओ। डिबेंचर का प्रीमियम भरना, क्या ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब ये तो एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो क्या ये पीएल में जो मैंने नॉन ऑपरेटिंग, तो इसको मुझे मेरे पीएल में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे पीएल में इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये एक्सपेंस था मेरा प्रॉफिट को कम कर ऐड करना पड़ेगा, 1650 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये एक पॉइंट होगा हमारा। अच्छा, यहाँ पर तो ये डिबेंचर से ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब आउटस्टैंडिंग, हम लोगों ने डिबेंचर इंटरेस्ट अनपेड रखा है कितना, 275, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखते नीचे और क्या बताया है। अच्छा, दो अनपेड बताया है। ओपनिंग में अनपेड था 275, देखो जब 1/4/2001 चल रहा था, और 31 मार्च 2002 में अनपेड हुआ 1175, तो हमारा अनपेड और भी बढ़ गया। ठीक है, हमारा अनपेड जो है वो और भी बढ़ गया, मतलब हम लोगों ने वो, मतलब पहले जो बाकी था वो तो था ही, उसके अलावा और भी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो हमारा अनपेड जो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1175 माइनस, हाँ 900 हो रहा है, और मेरा टोटल डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना लगने वाला था बताओ, मेरा किस पे लगना चाहिए, ओपनिंग पे लग सकता है डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो कितना था, 1,10,000 था, उस पे अगर 10% इंटरेस्ट लगता तो एक्चुअली इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए पूरे साल भर का, 1,10,000 मेरा टोटल डिबेंचर, 11,000 में मैंने क्या किया, 11,000 में मैंने 275 पहले नहीं दिया, उसके बाद 1175 नहीं दिया, तो मैंने कितना पे किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते। डिवेंचर इंटरेस्ट, तो मुझे जितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए था दैट इज 11,000, तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर बोल के होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट लिखते हैं तो बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 275, ठीक है, ये ओपनिंग वाला, और टू बैलेंस सीडी बोल के कितना हो जाएगा 1175, इतना मेरा आउटस्टैंडिंग है। मैंने पीएल में कितना चार्ज किया होगा बताओ, मैंने पीएल में चार्ज उतना किया होगा जितना मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, दैट इज 11,000, मेरा 11,000 टोटल खर्चा होना चाहिए था इंटरेस्ट का, लेकिन मेरा पहले से 275 बाकी था, तो 11,000 प्लस 275 माइनस 1175, इसका मतलब मैंने कितना पे कर दिया 10,100 टू कैश। देखो मेरा बात समझ में आया कि नहीं, मेरा टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए था 1,10,000 पे 10%, यही मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरा डिवेंचर 1,10,000 था, उसके बाद तो मैंने नया कोई इशू नहीं किया, रिडीम किया, तो पूरे साल भर में मुझे 1,10,000 पे लोन का इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था 10%, दैट इज 11,000। अगर हम लोग पीएल बनाएंगे तो वहां पर टू डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के कितना लिखेंगे 11,000, तो यहाँ पर बाई पीएल लिखना चाहिए डिवेंचर इंटरेस्ट में, मुझे 11,000 इंटरेस्ट पे करना चाहिए, लेकिन मेरा तो पहले से 275 इंटरेस्ट बाकी था, तो मुझे टोटल इतना पे करना चाहिए, लेकिन मेरा पेमेंट जो दिख रहा है बाकी सिर्फ 1175 दिख रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो पेमेंट किया होगा, दैट इज 10,100। अब मुझे ये बताओ कि ये 10,100 कहाँ जाना चाहिए, इतना मैंने अगर इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर का, तो मेरा ये 10,100 कहाँ जाना चाहिए, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड कहाँ पर जाएगा, फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग है, हाँ, और ये जो बाई पीएल वाला है 11,000, ये कहाँ पर एडजस्ट होगा, ये तो मैंने पीएल में चार्ज कर दिया, बट ये तो मेरा, हाँ, ऑपरेटिंग में क्या करना, हाँ, ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा, एड या लेस, ऐड करना, सॉरी ऐड, हाँ, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट को कम कर दिया गया है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर डेटर 36,000 वेयर राइटिंग ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, डेटर जो है वो 36,000 वेयर राइट ऑफ कर दिया है, और इसमें बोल रहा है अगेंस्ट द
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या बोला है, डेटर 36,000 में राइट ऑफ कर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट में। अच्छा ठीक है, तो देखो हम लोग पीबीडीटी क्यों क्रिएट करते हैं बताओ। जब तुम लोग फाइनल अकाउंट करते हो तो वहां पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट करते हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पीबीडीटी क्रिएट करते हैं हम लोग उतना डेटर हमें पैसा नहीं दिया, ये कंफर्म हो गया, या फिर डाउट है कि नहीं देगा, दे भी सकता है, बताओ ये डाउटेबल डेटर होता है या फिर ये कंफर्म्ड डेट बैड डेट होता है, ये बताओ। डाउटेबल। ये देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लो मेरा मार्केट में डेटर है 100, मतलब मैंने क्रेडिट सेल किया 100 रुपए का, ठीक है, और उससे मुझे पता चला कि कोई एक है जो मुझे बैड, ये देखो हम ये बैड डेट लिख रहे हैं, मान लेते हैं मुझे 20 रुपीज नहीं मिलेगा, ये मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है, शायद वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर पक्का मुझे पता है वो पैसा नहीं देगा। अगर मुझे पक्का पता है पैसा नहीं देगा तो उसे बैड डेट बोला जाता है। तो मेरा कितना मार्केट से पैसा मिल सकता है 80 रुपीज, और बिजनेस करके मुझे मेरा एक अंदाजा, ठीक है, मेरा एक एस्टिमेशन हो गया कि कितने हर साल ऐसे लोग होते हैं कि जो डाउटफुल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरे बिजनेस में मुझे 2% पीबीडीटी क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2% ऐसे कस्टमर हैं जो कि हमें पेमेंट नहीं करेंगे। अब कस्टमर को कैसे काउंट करेंगे, उसके जो पैसा मिलना है उसके हिसाब से, तो 80 में मुझे 2% नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे डाउट है, कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी से मैंने 2%, इसको एक काम करते 5% कर देते तो राउंड में आ जाएगा 5%, तो ये 4 रुपए। तो ये 4 रुपए कंफर्म नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है, बट ये कंफर्म नहीं है, ये डाउट है। तो इसीलिए ये डाउट क्रिएट हुआ मेरे मन में कि 5% हो सकता है, यानी 4 रुपए मुझे ना मिले तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 76 मिलेगा, ये मेरा एस्टिमेशन है। और इस वजह से मैंने पीबीडीटी क्रिएट किया। पीबीडीटी कहां से क्रिएट किया जाता है, पीबीडीटी का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बाय चांस अगर मेरा ये डाउट पूरी एकदम सही हो जाता है तो मेरा जो बिजनेस में लॉस होगा उसको रिकवर करने का मुझे चांसेस मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने पहले से प्रॉफिट से इतना पैसा सेट असाइड कर दिया होगा इस साल का, तो हम अपने पीएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से, हम यहाँ पर 2 पीबीडीटी बोल के प्रॉफिट से 4 रुपए पहले से ही हटा के रख लेंगे कि अगर ये सच में ये चीज हो जाता है, मेरा डाउट अगर पूरी टैली हो जाता है, तो 4 रुपए का जो मेरा मतलब जो लॉस होगा वो हम तुरंत रिकवर कर पाएंगे, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बैलेंस कर पाएंगे। अगर हम लोग अपना रिकवरी पहले से कर रखते हैं तो हम लोग बैलेंस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये 4 रुपए मेरा क्या हो गया, मैंने पीएल से हटा लिया। अब यहाँ पर क्या बोला है, डेटर 36,000 वेयर रिटन अप अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब जैसे कि मैंने 4 रुपए का प्रोविजन किया था और सच में 4 रुपए का मेरा लॉस हुआ या फिर 3 रुपए का हुआ, तो हम प्रोविजन से उसे माइनस करेंगे। सपोज मुझे 3 रुपए नहीं मिला, मेरा जो डाउट था, डाउट मेरा पूरी एग्जैक्ट नहीं गया, लेकिन 3 रुपया मेरा बैड डेट हो गया, ठीक है, तो बचा कितना, 1 रुपया। अभी भी प्रोविजन में 1 रुपया बचा है, तो मैंने रिकवर कहां से किया, पहले से जो मैंने प्रॉफिट से हटा रखा था उससे रिकवर कर लिया, इसलिए बिजनेस को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट से उसको रिकवर करने का कोशिश किया। तो यहाँ पर वही बोला है कि 36,000 हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया पीबीडीटी से, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 रुपया हमने राइट ऑफ कर दिया पीबीडीटी से। पीबीडीटी कितने का था, 4 रुपए का था, उससे हम लोगों ने 3 रुपया राइट ऑफ कर दिया। बताओ क्या इससे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, ये बताओ। नो मैम, नहीं हुआ। तो ये कैश फ्लो में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इससे मेरा कैश फ्लो में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो एक प्रॉफिट का हिस्सा हटा रखा था, इससे मेरा कैश फ्लो में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा कैश फ्लो में नहीं आएगा, ठीक है, कैश फ्लो में नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट, 10% बॉन्ड, ये हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये देखो स्टार्टिंग में इतना अमाउंट था, एंडिंग में भी इतना अमाउंट था, तो बॉन्ड का जो सिचुएशन है, हम लोगों ने ना तो कोई बॉन्ड सेल किया ना तो परचेस किया, पहले भी 3,50,000 था, बाद में भी 3,50,000, लेकिन बॉन्ड में रेट अगर 10% दिया हुआ है तो बॉन्ड से अर्निंग तो क्या होगा हम लोगों ने 10%, तो 3,50,000 पे 10% यानी कितना होता है 35,000, तो बॉन्ड से हम लोग को इंटरेस्ट मिला है 35,000। बताओ ये कहाँ लिखना चाहिए, बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ लिखना चाहिए, बॉन्ड क्या है, इन्वेस्टिंग
हाँ, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा, ये हम लोगों ने पीएल में रिकॉर्ड कर दिया होगा ना, तो फिर ऑपरेटिंग हाँ ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, लेस या ऐड, लेस लेस हो, लेकिन एक एक्रूड इंटरेस्ट भी है, तो 10,500 एक्रूड। अच्छा, 35,000 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट से मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे 10,500 अभी तक नहीं मिला, ये मैंने देखा नहीं एक्रूड दिया हुआ है, तो कितना मिला 24,500 24,500। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे तो 24,500 लिखेंगे, लेकिन जब पीएल में चार्ज करेंगे तो 35 ही करेंगे, क्योंकि पीएल में हम लोगों ने 35 ही रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि पीएल तो एक्रूड बेसिस पे होता है, तभी तो पीएल में तुम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब का एडजस्टमेंट करते हो। हम लोग का पीएल कैसे बनता है, पीएल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे सैलरी मान लो 100 रुपए है, 50 आउटस्टैंडिंग 150, मतलब 100 मैंने पे किया, 50 नहीं किया, इसका कैश आउटफ्लो हुआ है 100 रुपए का, कैश आउटफ्लो हुआ है 100 रुपए का, बट 50 का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि पीएल हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो इसीलिए पीएल में हम लोगों ने जितना रिकॉर्ड किया है उतना ही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग में हम लोग 150 दिखाएंगे, लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी में दिखाएंगे कि कितने का पेमेंट हुआ तब तो 100 दिखाना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर बाइफर्केशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन काफी सारा अच्छा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करना है, बोलो ম্যাম। বলছি যেটা প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেপ্ট আছে, ওটা যখন আমরা পিএল বানাই তো ওখানে তো লেস করি, তো এখানে তো অ্যাড হওয়ার কথা না, ওটা তো নন ক্যাশ আইটেম। পিএল লেস কোথায় করি আমরা, তো এরকম করি পিএল লেস মানে কি আমরা এক্সপেন্সের দিকে দেখাই পিবিডিডিটা। হ্যাঁ ম্যাম, তো ওটা তো নন ক্যাশ আইটেম না। না, এখানে তো এটা এখানে তো বলছে না কি আমি এতটা পিবিডিডি ক্রিয়েট করেছি, বলেছে প্রভিশন থেকে অতটা মাইনাস করেছি, যদি বলতো এতটা পিবিডিডি ক্রিয়েট করেছি তাহলে অবশ্যই দেখাতো। এইখানে যেটা বলেছে, বুঝতে পারলে কথাটা? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, ये जो 36,000 है ना, ये पीबीडीडी क्रिएट नहीं है, ये पीबीडीडी से इतना पोर्शन हम लोगों ने राइट ऑफ किया है, इसीलिए कैश फ्लो में नहीं आएगा। अगर ये होता कि 36,000 हम लोगों ने पीबीडीडी क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली कैश फ्लो में आता। क्यों आता? क्योंकि पीएल में हम लोग लिखते हैं ना टू पीबीडीडी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता, जरूर आता, लेकिन ये पीबीडीडी क्रिएटेड अमाउंट नहीं है, ये पीबीडीडी से 36,000 यूज्ड अमाउंट है, क्योंकि हमारा जो मतलब एस्टिमेशन था वहां पर 36,000 जो है वो राइट ऑफ हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, ठीक है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर दिया है ना, तो नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो छोड़ो, नेट प्रॉफिट ब्लैंक। उसके बाद एडजस्टमेंट होना चाहिए, एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट में ये सब देखो, हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, सबसे बेटर वही होगा, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पर बोला है डिवेंचर, तो डिवेंचर का देखो, डिवेंचर का कैलकुलेशन करते हैं, डिवेंचर अकाउंट, तो डिवेंचर लायबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना है डिवेंचर 1,10,000 और ये हो जाएगा 77। अच्छा, उसके बाद डिवेंचर वेयर रिडीम्ड 5% प्रीमियम, डिवेंचर रिडीम किया है, तो डिवेंचर अकाउंट तो मतलब डिवेंचर तो तुम लोगों ने किया है, जिन लोगों ने पहले किया है डिवेंचर वो लोग बताओ कि डिवेंचर रिडीम करने से एंट्री क्या होगा। डिवेंचर पे कर मतलब रिडीम करने का मतलब लोन रीपे कर रहे हैं, तो डिवेंचर मेरा डेबिट होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा बैंक, और टू प्रीमियम को कैसे एंट्री करेंगे, देखो ऐसे होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक, ऐसे होगा ना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रीपे कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 5% प्रीमियम, तो 1,10,000 माइनस 77,
-77 इतना रीपे कर रहे हैं। 33,000 पे 5%। हाँ इस पे 5%, हाँ ऐसे लगा 1,10,000 -77,000 तो 5% कितना होगा 1650। लेकिन हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, जिन लोग को हम लोग रीपे कर रहे हैं 1650 तो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, इसके अलावा कितना देंगे 33,000 देंगे, है ना। हम लोग 1,10,000 में से तो 77,000 हमारा लोन जो है वो हम लोग रीपे कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब रीपे करेंगे, तो 33,000 तो देना ही है प्लस 5% प्रीमियम देना है। तो ये अमाउंट प्लस कितना होगा 33,000, तो 165 सॉरी कितना होता है दोनों ऐड करने से 34,650 हाँ 34,650 ये हो जाएगा इतना। अच्छा ये तो क्लोज, इसको कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली बाय प्रीमियम पेबल लिखना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रीमियम बोल के लिखना पड़ेगा, नहीं तो टैली तो नहीं करेगा। यहाँ पर हो रहा है 1650 बाय प्रीमियम 1650। अभी एंट्री दिखाया था ना मैंने, डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू बैंक, उसी तरह से तो ये प्रीमियम के लिए 1650, तो कितना हो जाएगा 11650, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम जो दिया है हम लोगों ने, ये बाय पीएल भी लिख सकते हो, प्रीमियम जो दिया है तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1650। अच्छा और डिवेंचर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट हुआ है, अनपेड इंटरेस्ट, उसका तो मैंने अकाउंटिंग दिखाया भी था तुम लोग को, ये देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाय बैलेंस बीडी 275 और 1175, 275 और 1175 टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा बाय पीएल उतना अमाउंट जितना एक्चुअली हमारा खर्चा होता है, और खर्चा हो रहा है 10% के हिसाब से 11,000 आई थिंक 1,10,000 इंटू 5 सॉरी 10% 11,000 हो रहा है 11,000, तो कितना पे किया होगा टू बैंक 11,000 275 10,100 10,100। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 11,000 जो हम लोगों ने पीएल में चार्ज कर दिया उसे ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। 11,000 जो हम लोगों ने पीएल पे चार्ज कर दिया है। अच्छा ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जितना हम लोगों ने डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है 10,100, तो ये हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ये आउटफ्लो है 10,100 का हमारा आउटफ्लो है। अच्छा और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये कितना हो जाएगा 34,650 इतने का आउटफ्लो है। अच्छा और आगे देखते हैं क्या है, अब बॉन्ड वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। बॉन्ड डेटर का तो आएगा नहीं, इसमें बॉन्ड में दिया हुआ है 3,50 था, तो 10% यानी 35,000 का इंटरेस्ट होगा, लेकिन 10,500 हम लोग को नहीं मिला, तो 35,000 में अगर 10,500 नहीं मिला तो कितना मिला 24,500 इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 24,500 ये मिला हुआ है। अच्छा और यहाँ पर पीएल में दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, ये लेस होगा, ये तो अर्निंग है, कितना लेस होगा 35,000। हाँ तो ये एडलेस कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो बस कुछ इंफॉर्मेशन था, पूरा तो नहीं था कि हम लोग ऐड करके बताएंगे कि ये इस एक्टिविटी से आया उस एक्टिविटी से आया,
जस्ट ऐसे ही दिया हुआ था यहाँ पर। एक बार बॉन्ड का भी हम अकाउंट दिखा देते हैं, बॉन्ड में कैसे अकाउंट बनेगा ये देखो। दीदी टारगेट पेजটা দেখো। देखो बॉन्ड का अगर अकाउंट बनाएंगे तो ये टू बैलेंस BD 3,50,000 और बाई बैलेंस CD 3,50,000, यही दिया हुआ है 3,50,000 नो चेंजेस, ठीक है, ना तो परचेज है ना तो सेल है। अब इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, इसका कैसे होगा? इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, बॉन्ड से अगर पैसा मिल रहा है तो पहले पैसा मिलेगा तो हम लोग 2PL करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बताया है कि मिलना कितना चाहिए 35,000, लेकिन ये बता दिया है 10,500 नहीं मिला है, तो मिलना चाहिए 35,000। तो अर्निंग को कैसे ड्यू किया जाता है? मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड ये क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे? बैंक, अगर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो बैंक पूरा तो नहीं मिला तो बाई बैंक हम लोग लिखेंगे, लेकिन कितना नहीं मिला उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। कितना नहीं मिला है वो लाइबिलिटी है, मतलब अर्निंग है वो एसेट है, जो नहीं मिला वो एसेट है क्योंकि अर्निंग है। कितना नहीं मिला? 10,500, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस BD, यहाँ पर लिखेंगे 10,500, ये नहीं मिला, ठीक है। मिलना कितना चाहिए था? 35,000। अच्छा तो एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया लग रहा है इसमें, ऐसे लिखेंगे, देखो एक्रूड अर्निंग फ्रॉम बॉन्ड टू बैलेंस BD। अच्छा ये कब का अर्निंग दिखा रहा है? एक्रूड कब का दिखा रहा है? 31 मार्च 2002 एंड का दिखा रहा है, तो यहाँ तो नहीं लिख सकते, ये ओपनिंग का तो नहीं है, ओपनिंग में कुछ एक्रूड नहीं है, क्लोजिंग का है, इसीलिए गलत आ रहा था मेरा। बाई बैलेंस CD ये क्लोजिंग में हमें नहीं मिला, कितना? 10,500, ये क्लोजिंग का है। अच्छा मिलना कितना चाहिए था? वो 2PL होना चाहिए, PL में क्रेडिट होना चाहिए, 35,000 मिलना चाहिए था, वो 2PL होगा, लेकिन मुझे मिला कितना? नहीं मिला 10,500। बैलेंस कर तो 35,000 माइनस 10,500 दैट इज 24,500, ये आ रहा था देखो 24,500। इसको क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बाय बैंक 35,000 मुझे इतना मिला, इतना नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था। तो समझ रहे हो PL हमारा कैसा बना हुआ रहता है? PL में हम लोग जो भी अमाउंट लिखते हैं वो रिसिप्ट एंड रिसीवेबल एंड या फिर पेड और पेएबल, ये दोनों का मिक्सअप होता है। जैसे ये रिसिप्ट एंड रिसीवेबल का मिक्सअप है, रिसिप्ट के हिसाब से है 24,500, ये है रिसिप्ट, और रिसीवेबल मतलब कितना मिलना चाहिए, दैट इज 10,500, इसीलिए एक्रूअल बेसिस पे दोनों का मिक्स्ड अप है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन काफी मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, तो ये हमें करना पड़ेगा। और एक है शायद 3, 4, 5। একটু কোশ্চেন নাম্বার 2টাতে আরেকবার দেখাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 মানে কি আমার এটাতে দেখাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আগের পেজটা, আগের পেজটা। আচ্ছা अच्छा देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, ये हम तुम लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है। जिन लोग के पास मैट है देख के मत करो, हम तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के भेजेंगे, तुम लोग अपने से ट्राई करना। तो नेक्स्ट दिन ये डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।